ठंड में सुबह 4 बजे दूध बेचने वाली गरीब सास बहू। कड़ाके की ठंड में तड़के सुबह 3 बजे सुधा और शांति गाय का दूध निकाल रही होती है। खूंटे में बंधी बछिया रंभा रही थी। माँ जी देखिए ना, बछिया कैसे छटपटा रही है। मैं अब इसको खूंटे से खोल दूं? थोड़ा सा और दूध दूह लेने दे बहू, वरना ग्राहकों को दूध कम पड़ जाएगा। चल अब खोल दे बछड़े को। शांति गाय का ताजा दूध डब्बे में भरकर साइकिल के दोनों तरफ टांग देती है और दोनों इतनी ठंड में सुबह सुबह 4 बजे जाने लगती हैं। सुरभि बिटिया, मैं और दादी दूध बेचने जा रहे हैं, पिताजी का ध्यान रखना। ठीक है माँ, जब तक तुम और दादी लौट कर नहीं आओगी मैं पिताजी का ख्याल रखूंगी। कुछ ही देर में दोनों सास बहू निकल जाती हैं। चारों तरफ कुहासा छाया था। कुछ देर में दोनों सास बहू साइकिल की घंटी बजाते हुए शहरी सोसाइटी में आती हैं। दूध ले लो, दूध, ताजा ताजा दूध ले लो। तभी अड़ोसी पड़ोसी सब बर्तन लेकर दूध लेने के लिए भीड़ लगा लेते हैं। अरे आंटी जी, पता है हम सब सोसाइटी वाले 3:45 बजे से दूध का इंतजार कर रहे हैं। जल्दी से मुझे 2.5 लीटर दूध दे दीजिए। हाँ शालिनी जी, ये लीजिए आपका 2.5 लीटर दूध। आंटी जी, मुझको तो आज 3 लीटर दूध चाहिए। वो आज मुझको गाजर का हलवा बनाना है तो उसमें दूध डालना है। और 2 लीटर दूध मुझको भी देना। जी जी देती हूँ। इसी प्रकार सब बढ़ चढ़कर दूध खरीदते हैं और खूब वाहवाही करते हैं। वैसे जो भी कहो, तुम दोनों सास बहू का दूध एकदम फ्रेश ताजा गाढ़ा होता है। 1 कप दूध में भी फर्स्ट क्लास चाय बनती है। अरे रोमा आंटी जी, पहले तो मेरा बेटा बंकू दूध पीने से कतराता था, मगर अब 2 ग्लास दूध भी पी जाता है। अमूल दूध से भी स्वाद और मिठास है इनके दूध में। मगर आंटी जी, आप दोनों सास बहू को इतनी ठंड में सुबह सुबह 4 बजे आने में मुश्किल होती होगी ना? बिटिया, अगर ठंड का मौसम देखेंगे तो पेट कैसे भरेगा? ये पापी पेट जो ना करवाए वो भी करवाता है। ये बोलते हुए शांति की आंखों में आंसू भर आते हैं। मगर आखिरकार दोनों गरीब सास बहू के सामने ऐसी भी क्या हालात पैदा हो गए होंगे जो उन्हें ऐसे कड़ाके की ठंड के मौसम में सुबह 4 बजे दूध बेचने इतना दूर आना पड़ता है। अच्छा अम्मा, सुधा, मैं दूध बेचने शहर जा रहा हूँ, सांझ तक लौट आऊंगा। अजी तुम्हें याद तो है ना, आज डेयरी वाले से दूध का दाम बढ़ाने की बात भी कर लेना। हाँ कर लूंगा। अच्छा चलता हूँ। कुछ देर में गोपाल शहरी बाजार के दूध डेयरी पर पहुंच जाता है। चारों तरफ हाई फाई लोगों की सोसाइटी बसी हुई है। मालिक, दूध ले आया। अरे चल जल्दी से अंदर रखवा दे, सोसाइटी वाले आते ही होंगे। गोपाल दूध अंदर ले आता है और हिचकिचाते हुए दाम बढ़ाने की बातचीत करता है। मालिक, आप तो जानते हैं मैं बिना पानी के मिलावट के एकदम ताजा गाढ़ा गाय का दूध आपको देता हूँ। इसमें गाय को दाना पानी, चोकर, भूसा भी खरीद कर खिलाना पड़ता है, तो कम से कम आप दूध के बदले 40 रुपए का रेट दीजिए। हाँ ठीक है, दे दूंगा। ये बोलते हुए लालची मालिक दूध में सोयाबीन का तेल और डबल पानी मिला देता है। डेयरी वाले की घपलेबाजी देखकर गोपाल कहता है, मालिक, आप ये बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे हैं। आप ये मिलावटी दूध भोले भाले ग्राहकों को बेचकर उनके साथ सरासर धोखाधड़ी कर रहे हैं। इसे पीकर बड़े बच्चों की तबीयत खराब होगी। अरे बंद बुद्धि, इन बेवकूफ सोसाइटी वालों को क्या पता चलता है? तेल लेने गए सब, तू अपना फायदा देख बस। नहीं मालिक, मुझको ईमानदारी की एक रोटी मंजूर है। गरीब जरूर हूँ लेकिन खुददार ही। ये घोटाला और घपलेबाजी की कमाई मुझे नहीं चाहिए। कुछ देर में सोसाइटी के लोग डेयरी पर दूध लेने आ जाते हैं। लालची दूध वाला चिकनी चुपड़ी बातों से ग्राहकों को ठगता है। आओ आओ तिवारी जी, बिल्कुल अभी अभी ताजा ताजा दूध आया है, कितना दे दूं? 1 लीटर कर दो बस। कल मेरी मिसेज डेयरी से जो दूध लेकर गई थी, दूध फट गया। कहीं बासी दूध तो नहीं बेच रहे तुम भाई? अरे अजय, कैसी बातें कर रहे हो तिवारी जी? बासी दूध का सवाल ही पैदा नहीं होता। डेली ताजा गाढ़ा दूध बेचता हूँ। शुद्धता और गुणवत्ता की पूरी गारंटी है। देखो दूध पर क्या पीली मलाई जमी है, खुद ही तय कर लो अब आप लोग। सोसाइटी के भोले ग्राहक दूध पर तरल सोयाबीन तेल को घी समझकर दूध खरीदने लगते हैं। तभी गोपाल बोलता है, कृपया करके आप सब लोग ये दूध मत खरीदिए। ये दूध बिल्कुल शुद्ध नहीं है। इस पर सोयाबीन तेल और पानी की मिलावट है। इसे पीकर आप सब लोग बीमार पड़ जाएंगे। गोपाल डेयरी वाले का कच्चा चिट्ठा खोल देता है, जिससे वो भड़क कर काम से उसे निकाल देता है। अरे नमक हराम कहीं का, तूने मुझे रोड पर ला दिया। अब तू देख बेटा, तेरी ईंट से ईंट बजा के रख दूंगा। गोपाल शाम ढलते हुए ठंड में वापस से अपने गांव आने लगता है। तभी रास्ते में लालची दूध वाले के गुंडे उसके पीछे पड़ जाते हैं और बहुत मारते हैं। अधमरी हालत में गोपाल घर पहुंचता है। दोनों सास बहू की आंख में आंसू आ जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हुआ जी? आपको इतनी चोट कैसे आई? सुधा गोपाल को बिस्तर पर लेटा देती है। गोपाल सारी बात बताता है।
गरीब के पेट पर लात मारकर उस दूध वाले का भला नहीं होगा। देखो कितना खून बहाया है मेरे बेटे का। गोपाल के जख्मी होने के बाद दोनों सास बहू के आगे पेट भरवाने की दुविधा खड़ी हो जाती है। इसी तरह लगभग 2-3 दिन गुजर जाते हैं। माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, पेट भी दर्द हो रहा है। क्या दूं तुझको खाने को मेरी बच्ची, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। भगवान भी कैसे दिन दिखा रहा है, 2 दिनों से चूल्हा भी नहीं जला है। बहू तू पेट से है और बेचारी बच्ची के पेट में एक निवाला नहीं गया है। रुक, मैं पड़ोसन से थोड़ा आटा मांग कर लाती हूँ। माँ जी किसी के दरवाजे से कितने दिन तक मांग कर खाएंगे। भगवान की दया से हमारे पास 2 दुधारू गायें हैं, क्यों ना हम इसका दूध बेचें। दोनों सास बहू की बातचीत सुनकर गोपाल कहता है, माँ सुधा, मेरी मानो तो आप दोनों शहर में जाकर दूध बेचो। आपको पता तो है डेयरी वाला मिलावटी दूध बेचकर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आप दोनों शहर में जाके दूध बेचिए। लेकिन जी शहर तो यहाँ से कितना दूर है, ऊपर से ठंड का मौसम है। तड़के सुबह 3-4 बजे निकलना पड़ेगा, तब पहुँच पाएंगे। बहू, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। हाँ, थोड़ा मुश्किल है ठंड में 4 बजे उठने में, लेकिन घर का चूल्हा तो जल पाएगा। अगले ही दिन से दोनों सास बहू तड़के सुबह ठंड में उठ जाती हैं। माँ जी, ठंड के चलते कितना ज्यादा कुहासा छाया हुआ है, जल्दी निकलना पड़ेगा। बहू, तू जल्दी से गाय को चोकर भूसा खिला दे, मैं दूध निकालती हूँ, फिर 4 बजते ही निकल पड़ेंगे। कुछ ही देर में दोनों सास बहू दूध निकालकर ठंड में सुबह सुबह 4 बजे शहर की सोसाइटी में आ जाती हैं। तभी सोसाइटी के कुत्ते उन्हें देखकर भौंकने लगते हैं। माँ जी, ये कुत्ते कितने खतरनाक लग रहे हैं, कहीं काट ना ले। अरे बहू, चुपचाप से खड़ी रह, कुछ नहीं कहेंगे ये कुत्ते। तभी कुत्ते चले जाते। दोनों सास बहू साइकिल से दूध लेके आगे आती है और सुधा आवाज लगाती है, ताजा ताजा गाय का गाढ़ा दूध ले लो, आइए आइए, ताजा ताजा दूध केवल 50 रुपए लीटर में। तभी ठंड में सब लोग सोसाइटी से निकल कर आते हैं। अरे, आज से पहले तुम दोनों को सोसाइटी में देखा नहीं, कहाँ से आई हो? जयराम जी की आंटी जी, हम दोनों सास बहू गांव से दूध बेचने आई हैं। मैं गोपाल की पत्नी हूँ जो डेयरी में दूध सप्लाई करते थे। उन्होंने बताया आप लोगों को दूध की आवश्यकता है। हाँ, वो क्या है ना, हम सबके पति सर्विस वाले हैं। इतनी ठंड में सुबह सुबह डेयरी नहीं खुलती और दूध भी मिलावट वाला मिलता है। तो फिलहाल तुम आज के लिए 1 लीटर दूध दो, अगर पसंद आया तो कल से ज्यादा लेंगे। जी अच्छा, 1 लीटर मुझको भी देना, 1 लीटर दूध हमें भी दे देना। इसी तरह दोनों सास बहू का ठंड में पहले दिन आधा दूध बिकता है, मगर लगभग 1-2 दिन में ही वह ग्राहकों के दिल में विश्वास जगा लेती हैं और सुबह 4 बजे उठकर ठंड में दूध बेचने साइकिल पर लेके शहर आती हैं। धीरे धीरे शहर के एक सोसाइटी से दूसरे तक भी उनके दूध की चर्चा पहुंच जाती है और लोग बढ़ चढ़कर उनसे दूध खरीदते हैं, जिससे उन्हें अब मुनाफा होने लगता है। बंकू, चलो दूध फिनिश कर लिया? हाँ मम्मी, बहुत टेस्टी दूध था, बिल्कुल अमूल दूध की तरह गाढ़ा भी था। कल से तो मैं 2 ग्लास दूध पीऊंगा और जल्दी से स्ट्रॉन्ग बॉय बन जाऊंगा। वैसे मानना पड़ेगा, दोनों सास बहू के दूध में बात तो है, चाय भी लाजवाब बनती है। इसी तरह से दोनों सास बहू की ठंड में दूध की बिक्री बढ़ती जाती है और वह सफलता हासिल करती हैं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं, दूसरे सोसाइटी में भी दूध देना है जयराम जी की। अंत में सुधा घंटी बजा बजा कर लोगों को आवाज देती है। ठंड में सोसाइटी वाले लोग दूध खरीदते हैं और इस तरह दोनों सास बहू अपना व्यापार जारी रखती हैं। भगवान, इस गरम गरम तवे से तो मेरा हाथ ही जल गया। अरे भाभी, हमें हमारे पनीर के पराठे कब तक मिलेंगे? जल्दी दीजिए ना। जी माँ जी, बस बन गई, लेकर ही आ रही हूँ, रुकिए थोड़ा। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गई हूँ। इन लोगों को तो मेरे हाथों पर लगे ये जख्म, ये जले हुए हाथों का दर्द भी दिखाई नहीं देता। इस दर्द में भी मुझे इतने लोगों का खाना अकेले बनाना पड़ रहा है। आखिर क्यों इतनी जाती हो रही थी अकेले तीशा के ऊपर? क्यों उसकी सास को उसका जख्म नहीं दिख रहा था? इतना बड़ा परिवार होने के बाद भी कोई तीशा की मदद क्यों नहीं कर रहा था? आइए जानने के लिए चलते हैं कहानी में थोड़ा पीछे। देखिए गायत्री जी, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है, लेकिन जहाँ तक मैं देख रही हूँ आपका परिवार बहुत ही छोटा है। लेकिन जो मेरा परिवार है वो बहुत बड़ा है और सब साथ ही रहते हैं, तो आपकी बेटी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी उस चीज से? नहीं नहीं, मेरी बेटी को कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका परिवार बहुत अच्छे से संभाल लेगी। चलिए, फिर तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो एक अच्छा सा मुहूर्त निकालकर शादी की तैयारी शुरू करते हैं। देखते ही देखते
अब तिशा की शादी पूरे विधि विधान के साथ सुमित्रा के छोटे बेटे योगेश से हो जाती है। आजा बहू, घर के अंदर आजा। मैं तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ, आप भी आराम कर लीजिए। अच्छा सुनिए, वैसे मुझे ये भी पूछना था कि ये जो इतने सारे लोग हैं, ये लोग कब यहाँ से जाएंगे? किसकी बात कर रही हो तिशा तुम? ऑलमोस्ट तो सब लोग चले गए हैं, कोई रुका नहीं शादी के बाद। अरे ये जो 8-10 लोग खड़े हैं यहाँ पर, मैं उनकी बात कर रही हूँ। अरे रे, धीरे बोलो तिशा, ये कोई बाहर वाले लोग नहीं हैं, ये तो तुम्हारे ससुराल वाले हैं। ये तीनों तुम्हारी जेठानी हैं और ये मेरे तीनों बड़े भैया, और ये 2 तुम्हारी प्यारी नंदें। हमारी ये जॉइंट फैमिली है तिशा। ये तुम्हारी जॉइंट फैमिली है या जॉइंट सिला है? भगवान, इतने सारे लोगों का काम लगता है मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। अगले दिन तिशा अपनी पहली रसोई में। माँ जी, मैं क्या सोच रही हूँ कि पहली रसोई में दाल मखनी और पूरी रायता बना दूं, ये ठीक रहेगा क्या? क्या? नहीं नहीं बहू, मैं ये सब नहीं खाती। हमारे यहाँ तो सब पनीर के पराठे ही खाते हैं। बस इतनी सी बात, मैं अभी बना देती हूँ माँ जी। क्या आप लोग पनीर के पराठे खाने की बात कर रहे हैं क्या? मुझे भी खाने हैं तीखे पनीर के पराठे, पूरे 10 पराठे खाऊंगी मैं। बहू मेरे लिए भी बना देना, क्योंकि मेरे में पनीर थोड़ा कम रखना, क्योंकि मुझे पनीर से गैस बन जाती है। भाभी मेरे लिए भी पनीर पराठा बनाना। ठीक है, मैं जाती हूँ रसोई में, अभी बनाना शुरू करती हूँ। बाप रे बाप, मुझे तो लगता है कम से कम मुझे 100 पनीर के पराठे बनाने पड़ेंगे, अकेले ही अपने ससुराल वालों के लिए। अब दिशा कई तरह से पनीर को भून के रख लेती है। किसी में नमक कम, किसी में मिर्ची ज्यादा, तो किसी में मिर्ची कम। पनीर देखते ही देखते दिशा को 2 से 3 घंटे पनीर भूनने में ही लग जाते हैं। कुछ देर बाद दिशा डाइनिंग टेबल पर 100 तरह के पनीर पराठे सर्व करती है। ये क्या भाभी, मैंने आपको कहा था ना कि मुझे तीखे पनीर पराठे खाने हैं। अरे बहू, मैंने तुझे कहा था ना कि मेरे में मिर्ची कम रखियो। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि तूने कौन से पराठे किसके लिए बनाए हैं। वो बाजी, सबके लिए अलग अलग पनीर के पराठे थे। किसी में नमक ज्यादा, किसी में मिर्ची कम, तो किसी में पनीर कम। तो शायद सबके पराठे इधर उधर हो गए हैं, लेकिन मैंने सबकी पसंद के ही बनाए हैं। तो अब क्या हम लोग सारे पराठे में से अपना अपना पराठा ढूंढ ढूंढ कर खाएं? सारे पराठे पनीर के ही हैं। पता कैसे चलेगा कि किसमें कम मसाला है और किसमें ज्यादा? अब एक काम कर, जा इन पनीर के पराठों को कुत्तों को दे दे और अब दोबारा से हमारे लिए 100 पनीर के पराठे बना, और इस बार सबके लिए अलग अलग बना कर रखना, एक साथ मत रखना। तिशा डाइनिंग टेबल पर 100 पनीर के पराठे रखती है। हे भगवान, अब फिर से मुझे ये 100 पनीर के पराठे बनाने पड़ेंगे। भगवान, इस गरम गरम तवे से तो मेरा हाथ ही जल गया। अरे बहू, कब तक बनेंगे तेरे पराठे? भूख से जान निकलती जा रही है। 4 से 5 घंटे हो गए हैं और अब तक एक पराठा नहीं आया बनकर। लाई माँ जी। तिशा डाइनिंग टेबल पर 100 पनीर के पराठे रखती है। ये लीजिए माँ जी, ये आपके कम मसाले वाले पनीर पराठा। ये लीजिए जेठानी जी, आपका ज्यादा मसाले वाला पनीर पराठा, और पापा जी आपका कम पनीर वाला पराठा। सभी लोग पनीर का पराठा खाना शुरू करते हैं। देवरानी जी, आप बनाया आपने मेरे मनपसंद का मसालेदार पनीर पराठा। रात में तिशा अपने पति के साथ सोई हुई। सुनिए जी, मैं बहुत ज्यादा थक जाती हूँ अकेले इतना सारा पराठा बनाते बनाते, और ये सब लोग पनीर पराठे के सिवा कुछ खाते भी नहीं है। रोज रोज 100 पनीर के पराठा बनाना कोई मामूली बात नहीं है, और यहाँ पर कोई मेरी मदद भी नहीं कराता। अरे तो क्या हो गया? तुम कोई छोटी बच्ची थोड़े ना हो जो बना नहीं पाओगी। शादी हो गई है तुम्हारी, परिवार संभालना कब सीखोगी? चलो अब आराम कर लो। अगले दिन सुबह। देवरानी जी, हमारे पनीर पराठे कब तक मिल जाएंगे? हमारे नाश्ते का वक्त निकला जा रहा है। बस जेठानी जी, अभी लेकर आई। तिशा अब जल्दी जल्दी 100 पनीर के पराठे बना रही होती है, लेकिन तिशा जैसे ही पनीर के पराठों को तेल में सेकती है कि वैसे ही गरम गरम तेल उसके हाथों पर गिर जाता है। माँ, ये गरम गरम तेल मेरे हाथों पर गिर चुका है। अब कैसे बनाऊं मैं ये पनीर के 100 पराठे? क्या हुआ देवरानी जी, अभी तक आपके पनीर के 100 पराठे बने नहीं क्या? माँ जी कब से इंतजार कर रही हैं। दीदी, मेरे दोनों हाथ अभी अभी गरम तेल से जल गए हैं और मैं ये 100 पनीर पराठे बना भी नहीं पा रही हूँ। आप तीनों मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए ना। अरे हम क्यों करें तुम्हारी मदद? जब हम भी नई नई शादी करके आए थे तो हमने भी ऐसे ही 100 पनीर के पराठे बनाए थे और हमारी किसी ने कोई मदद नहीं की थी। अब आप छोटी देवरानी जी हैं तो अब आप बनाइए, हम लोगों की ड्यूटी रसोई में खत्म। इतने बड़े परिवार में अब तिशा की मदद करने वाला कोई नहीं था।
अब जैसे तैसे अपने जले हुए हाथों से ही 100 पनीर के पराठे बनाकर डाइनिंग टेबल पर सबके लिए सर्व करती है। सभी लोग पराठों का आनंद लेते हैं, लेकिन उसके जले हाथों के दर्द को कोई ध्यान नहीं देता। अब ऐसे ही तिशा रोज रोज 100 अलग अलग तरह के पनीर पराठे बनाकर बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। अब कभी उसका हाथ जलता तो कभी गरम गरम तेल के छींटे उसके ऊपर पड़ जाते, और कभी कभी बहुत ज्यादा गर्मी लगने की वजह से पूरे शरीर पर लाल लाल रैशेस हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन, अरे बहू, क्या हुआ तुझे? ये सुबह सुबह उल्टियां क्यों हो रही हैं? रुक, अभी योगेश को बोलती हूँ तुझे अस्पताल लेकर जाए। तिशा की बिगड़ती तबीयत देखकर योगेश फौरन उसे अस्पताल लेकर जाता है। मैंने कुछ दवाइयां दे दी हैं, बाकी ध्यान रखना है कि ये बहुत ज्यादा गर्म जगह पर ना रहे, जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हिट करता हो, और कुछ मेडिसिन दी हैं, वो उन्हें टाइम से दे देना। तिशा दवाइयां खाकर अपने रूम में आराम कर रही होती है, तभी सुमित्रा वहां पर आकर, अरे अभी तक सो रही है? डॉक्टर के पास से आए हुए 2 घंटे हो गए हैं। उठ, चल सबके लिए पराठे बना दे पनीर के, सबको भूख लग रही है। माँ जी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, पेट में भी उल्टी करने की वजह से बहुत दर्द हो रहा है। आज मेरे से काम नहीं हो पाएगा। अच्छा, बहाना बना रही है बीमारी का। अरे हमने भी पूरा पूरा परिवार संभाला है, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। जाकर सबके लिए 100 पनीर के पराठे बनाना शुरू कर दे, सबको भूख लग रही है। तिशा अब बीमारी हालत में उठकर रसोई में आकर सबके लिए पनीर के 100 पराठे बनाना शुरू कर देती है। सुबह तक तो सब ठीक रहता है, लेकिन रात में जैसे ही वो दोबारा पनीर के 100 पराठे बनाने जाती है कि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। डॉक्टर, फौरन अभी के अभी मेरे घर आ जाइए, मेरी वाइफ की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। ये सब कैसी लापरवाही है योगेश जी? मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया था कि कोई भी हाई टेम्परेचर और हिट वाली जगह से इनको दूर रखना है, लेकिन आप लोगों ने लगता है मेरी बातों को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दी और इनको सिर्फ और सिर्फ हीट और हाई टेम्परेचर वाली जगह पर ही रखा है, जिस वजह से इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। तिशा, ये सब कैसे हुआ? मैं तुम्हें ऑफिस समझा कर गया था ना कि तुम घर का कोई काम नहीं करोगी और प्रॉपर बेड रेस्ट करोगी। बेटा योगेश, मुझे माफ कर दे, ये सब मेरी गलती है। बाबू की तबीयत खराब होने के बाद भी मैंने ही उससे घर का काम कराया। वो तो मुझे बता ही रही थी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। हमारी भी गलती है देवर जी, घर में 5-5 औरतें होने के बाद भी हम लोग सारा काम का लोड तिशा के ऊपर ही छोड़ चुके थे। तिशा के साथ हुए इस हादसे के बाद सुमित्रा उसकी तीनों जेठानी को उनकी गलती का एहसास हो जाता है और वो दोबारा कभी तिशा के ऊपर काम का प्रेशर नहीं डालते और अब सभी लोग मिलजुल कर काम करना शुरू कर देते।